हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कृष्ण रोहन। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज का टॉपिक हमारा रहेगा रासो काव्य से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है, और इस साथ में इसकी विशेषताएं भी मैं आपको कराऊंगी। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और समझना है रासो काव्य के हर एक पार्ट को ध्यान से, ताकि आप क्वेश्चन में किसी भी मार्क्स के अकॉर्डिंग ये आ जाए तो आप इसको अटैम्प्ट करने में सक्षम रह सके। तो दोस्तों चलिए हम समझते हैं सबसे पहले रासो काव्य के बारे में। ये होता क्या है? रासो काव्य जो है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल में प्राप्त ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है। यानी हिंदी साहित्य में जितने भी हमें ग्रंथ पता लगे हैं, उनमें सभी में रासो शब्द नाम के अंश से जुड़ा हुआ है। यानी जितने भी ग्रंथ हैं सब में उसमें लास्ट में रासो जुड़ा हुआ है, जो काव्य शब्द का पर्यायवाची है। यानी कि काव्य को ही रासो बोलते हैं, यानी कविता ही रासो होती है। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के अनेक मतभेद हैं, यानी विवाद है उनके कि भी क्या यह नाम सही है। प्रथम फ्रेंच इतिहासकार गार्सा द तासी इस शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय यज्ञ से मानते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से मानते हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से जोड़ते हैं, पर बीसल देव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। अतः हमारी समझ में रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। यानी जैसे कि चेंज हो जाते हैं ना नाम अकॉर्डिंग टू डायलैक्ट, कहीं कहीं बोली अगर अलग डिफरेंट होती हैं तो उस हिसाब से नाम चेंज हो जाते हैं। डॉक्टर मोतीलाल मिनरिया ने इस शब्द का संबंध रहस्य से माना है। अब इसमें आप सेंटेंसेज वही लेंगे जो आपको समझ आती हैं और अच्छे से समझ पाएंगे। प्राचीन राजस्थानी में रसिक का अर्थ कथा काव्य माना जाता है। यही शब्द क्रमशः रासव और रासो हो गया। यह मत यानी कि मानना हमें सत्य के काफ़ी नज़दीक पहुंचा देता है। जो विचार हैं ये प्रधान रूप से कथा ग्रंथों के लिए ही रासा, रासक, रासो शब्दों का प्रयोग हुआ है। किसके लिए? कथा से ग्रंथ बनाए गए हैं। जो जितने भी कथा से रिलेटेड ग्रंथ हैं उनको सभी को रासा, रासक, रासो के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम इसका रास या रासक से अर्थ जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ध्वनि, क्रीड़ा, विलास, नृत्य, गर्जन और श्रृंखला, ये सभी नाम किसके हैं? रास या रासक के होते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक को एक शब्द भी मानते हैं और काव्य भेद भी मानते हैं। उनके अनुसार जो काव्य रासक छंद में लिखे जाते हैं वही हिंदी में क्या कहलाते हैं? रासो कहलाते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, रासो साहित्य मूलतः सामंती व्यवस्था, प्रकृति, संस्कार से उपजा हुआ है। जितने भी सामंती व्यवस्था से उनसे, जिसे देशी भाषा काव्य के नाम से जाना जाता है। इस साहित्य के रचनाकार हिंदू राजपूत राजाश्रम में रहने वाले चारण या भाट थे। यानी कि भाट और चारण एक जाति होती थी जो राजपूत शासन में रहती थी। समाज में उनका स्थान और सम्मान दोनों था, क्योंकि उनका जुड़ाव सीधे राजा से होता था। ये चारणिया जो भाट होते थे कला पारखी और कला रचना में निपुण होते थे। ये कुशलता से युद्ध करना भी जानते थे और युद्ध शुरू होने पर अपनी सेना की अगुवाई यानी कि विराटवली गाकर किया करते थे। यानी कि शंखनाद होता था, उसके बाद ये उत्साह बढ़ाने के लिए विराटवली गाते थे। ये राजाओं, आश्रयदाताओं, वीर पुरुषों और सैनिकों के विरोचित युद्ध घटनाओं को केवल बढ़ा चढ़ाकर ही नहीं, यथापि उनको स्थितियों और संदर्भों को बारीकी के साथ चित्रित भी किया करते थे। विरोचित जो रचनाएं थी उनके लिए इन्होंने इसे रासक या रासो छंद का प्रयोग किया गया है। यह छंद इस भावना को बढ़ाने के लिए अनुकूल था, इसलिए इसके द्वारा रचित काव्य को रासो काव्य कहा जाता है। इसका पहला पॉइंट दोस्तों बनेगा यहाँ पे खुमान रासो। रासो काव्य की परंपरा प्रारंभिक रचनाओं में खुमान रासो का स्थान सर्वोपरि है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले किसने किया था? शिव सिंह सेंगर की कृति शिव सिंह सरोज में मिलता है। इसके रचयिता कौन है? दलपति विजय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको 9वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। इसमें राजस्थान के चित्तौड़ नरेश, खोमण यानी खुमाण द्वितीय के युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। अब इसमें नेक्स्ट सेंटेंस है, खुमान रासो 5000 छंदों का एक विशाल ग्रंथ है। आप इसमें लिख सकते हो, जिसमें कि जो उस समय के जो राजा थे उनके आपसी विवाद को होते हुए भी एकता के संबंध में उनके युद्ध को दिखाया गया। आप यही लिख सकते हो। राजा का नाम चाहे तो आप अब्बासिया वंश, अली मामूद खलीफा, ये भी लिख सकते हो। अदरवाइज आप यही बता दीजिएगा कि इसमें समकालीन राजाओं के आपसी युद्ध को दिखाया गया है। इस कृति का
प्रमुख जो प्रतिपाद राजा, यानी कि सबसे पहले इसका राजा कौन था, खुमान, उसका चरित्र चित्रण किया गया है। उसके चरित्र के दो प्रस्थान बिंदु हैं, एक युद्ध दूसरा प्रेम। खुमान के प्रेम का दर्शन दिखाने के लिए विवाह, नायिका, भेद, ऋतु वर्णन, 6 ऋतु का वर्णन इसमें रमणीय है, यानी कि इसमें दर्शाया गया है। अन्य रासो ग्रंथों के समान इसमें भी श्रृंगार वीर दोनों रस प्रधान रहे हैं। इसमें दोहा, सवैया, कवित आदि विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। अब बाद में आप चाहें तो इसकी भाषा सरस भाषा लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होती हैं ये। यह एक बहुत ही अच्छा और सरल काव्य बन पड़ा है, इस तरह से भी लिख सकते हो, ये जो नीचे दिया गया है। अब इसमें आप दोहा अगर आपको याद होता तो आप लिख दीजिएगा, दोहे की 2 लाइनें भी लिख देंगे तो भी आपके लिए सही है। पीयू चित्तौड़ ने आवियू सावण पहली तीज, जो वे वाट विरहणी खिण खिण आवणे खीज, संदेशो पियो साहिबा पाछो फिरिय न देहे, पंछी घाल्या पिंजरे छुटन रो संदेह। यानी कि ये एक विरहणी यानी कि प्रेमिका के द्वारा दर्शाया गया एक काव्य है, जिसमें वो बताया गया है कि वो चित्तौड़ में उसके पिया जी यानी कि जो उसके पति हैं वो नहीं आए हैं। तो दोस्तों इसमें जो ये काव्य दे रखा है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हो। आप अच्छे से डिफ़ाइन करना चाहते हो तो नंबर अच्छे चाहिए तो आप इस तरह से ज़रूर डिफ़ाइन कीजिए। कोई ना कोई जो श्लोक है या फिर काव्य का दोहा है, वो सारी चीज़ें आपको डिफ़ाइन करनी चाहिए। दूसरा इसमें चलते हैं परमाल रासो। रासो काव्य परंपरा की प्रमुख कृति के रूप में परमाल रासो का नाम भी लिया जाता है। इसे आलाखंड भी कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इसे बैलेड और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे वीर गाथा कहा है। कुछ विद्वान इसे विकसनशील लोक महाकाव्य मानते हैं। यहाँ पे इसके रचयिता जगनिक है। नीचे लाइन में वे महोबा के नरेश परमर्दी देव के आश्रित थे, यानी कि उनके राज्य दरबार में रहते थे। रचनाकार के इस काव्य में महोबा देश के 2 लोक प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उद्दल के वीर चरित्र को यथार्थ ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इनके द्वारा इसमें वीर छंद का प्रयोग किया गया है। साथ साथ ये है जो क्या इसमें बताया गया, मेन प्रेरणा इसकी जो है वीर भावना, स्वाभिमान, दर्द और साहसपूर्ण भावों का वर्णन करने की रही है। इसमें आप साहस से संबंधित एक काव्य यहाँ पे दोहा लिख सकते हो। 12 बरस कुकुर जिए, 13 बरस जिए सियार, बरस 18 स्त्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। यानी कि इतनी उम्र में ये जीते हैं, आगे अगर जीते हैं तो जीवन धिक्कार मतलब क्या है कि एक तरह से शरीर जो है धिक्कारित हो जाता है या बीमार हो जाता है, इस तरह से दिखाया गया है। इससे आगे जीवन नहीं जीना चाहिए। सदा तरैया न बन फुले, मारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मडैया सब काढ़ू को, यादो सदा न जीव कोय। तो बहुत ही अच्छा दोहा है, आप इसकी 2 लाइनें भी लिख सकते हो। हमीर रासो 3rd पॉइंट है। हमीर रासो जो है एक स्वतंत्र कृति के रूप में उपलब्ध नहीं हुआ है, क्योंकि अपभ्रंश के प्राकृतिक पेंगलम नामक एक संदर्भ में इसको जो 8 छंदों को देख आचार्य शुक्ल जी ने इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ मान लिया है। लेकिन कुछ पदों में इसे जज्जल भहण वाक्यांश में देखा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि प्राकृतिक पेंगलम की टीका उन्हें जज्जल की ही उचित उक्ति माना है। यानी कि किसको माना है, जज्जल की उक्ति है, प्राकृतिक पेंगलम ही है। और इसमें इसका रचना काल जो है 13वीं जो सदी का माना गया, क्योंकि हमीर देव सन 1300 में अलाउद्दीन के चढ़ाई में मारे गए थे, तो उनके ऊपर लिखा गया था। 4th इसमें पॉइंट है विजय पाल रासो। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में इस परंपरा की एक रचना विजय पाल रासो का उल्लेख किया है। इसके रचयिता नल सिंह भाट माने जाते हैं, क्योंकि इसका रचना काल 1297 में माना गया है। इसे राजनाथ शर्मा के अनुसार इस कृति में विजय पाल और बंग राजा के युद्ध का वर्णन किया गया है। अब इसमें आगे नेक्स्ट है बीसलदेव रासो। ये काव्य परंपरा की 5वीं कृति माना जाता है। इसकी रचना 12 से बतोत्रा मंझारी जेव बदी नवमी बुधवारी, मीन्स क्या है, जेठ वदी नवमी दिन बुधवार सन यहाँ पे 1155 के आसपास है। तो इसके रचयिता है नरपति नाल माने जाते हैं, जो अजमेर के राजा चौहान बीसलदेव के समकालीन थे। इसमें अजमेर नरेश विग्रहराज उपनाम जो विशलदेव और उनकी पत्नी राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह, कलह, विरह और फिर दोबारा मिलन के चित्रित किए गए हैं। इसमें अंक चित्रित किए गए हैं। इसमें आप बता सकते हो 4 खंडों में
विभाजित करके 125 छंदों का एक छोटा सा काव्य ये बनाया गया था। नेक्स्ट इसमें दोस्तों है पृथ्वीराज रासो। रासो काव्य की सबसे अच्छी परंपरा का ये सर्वश्रेष्ठ और प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है, यानी इसी के द्वारा सबसे अच्छे बेस्ट जो रासो काव्य शुरू हुए थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसको मानते हैं हिंदी का पहला महाकाव्य। और इसके रचयिता बताया उन्होंने चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि माना है। चंद्रबरदाई दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख सामंतकार, सलाहकार, मित्र और राजा कवि थे। इनके विषय में प्रसिद्ध है कि पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई दोनों का जन्म एक ही दिन और मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। कवि चंद के यानी चंद्रबरदाई के 4 पुत्र थे, जिसमें चौथा पुत्र जो है जलहन था। जिस समय पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर गजनी ले गया तो चंद्रबरदाई भी उसके पीछे गए और अपने पुत्र जलहन को अपनी अधूरी रचना पृथ्वीराज रासो सौंप गए। अब इसमें एक उक्ति बताई गई है कि पुस्तक जलहन हाथ दे चली गजन नरिप काज, यानी कि राजा के काज यानी कार्य के अकॉर्डिंग गजन चली। हाथी पर बैठकर पुस्तक जलहन हाथ दे, अपनी पुस्तक को जलहन के हाथ में देकर उन्होंने राजा के पीछे गए वो। और इस पुस्तक को बाद में किसने पूरा किया है? जलहन ने पूरा किया है। पृथ्वीराज रासो के वृहत, मध्यम, लघु, लघुत्तम 4 संस्करण इसके ऊपर बने थे। इसमें पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के 3 वर्ग हैं जिसमें बूलर, गौरीशंकर, हीरा ओझा, मुंशी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वान प्रमुख हैं। दूसरा वर्ग है जो पृथ्वीराज रासो का मानने वाला, इसमें श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल, अब दो के नाम लिख देंगे काफ़ी है। विद्वानों का तीसरा वर्ग इसमें रहेगा, जिसमें सुनीति कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 3 रहे हैं। आप अगर चाहें तो आगे इसमें सेंटेंस भी अच्छी जो आपको याद होती हो, सुलभ जो सेंटेंस आपको बने, आप इससे ले सकते हो आगे। थकी रहे सूर कौतिक गिगिनन, रगन मगन भई श्रोणोधर, हरि हरणे वीर जगे हुलस हुरेरी हुरेड रंगी नवरत वर। यानी इसमें क्या है, सूर्य देखकर भी वो स्तंभित होकर वहीं पे ठहर गए और इस युद्ध में नर संहार से सारी धरती रक्त से भर गई। ऐसे युद्ध को देखकर वीर योद्धा उल्लास से भर उठे और उनके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। आप जो चाहें इसमें सेंटेंस में जो पैसेज में काव्य के कोई 2 दोहे आप लिख सकते हो, यानी 2 दोहे से मतलब क्या है जिसमें 4 सेंटेंस हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम करेंगे राष्ट्र साहित्य की विशेषताओं में आप इसमें से अच्छी से सेंटेंस देख लीजिए। समाज में उनका स्थान सम्मान था। भाट थे, चारण थे जिन्होंने राष्ट्र साहित्य में मुख्य भूमिका निभाई थी। उनके द्वारा पहला पॉइंट इसमें बनता है राष्ट्र साहित्य कहा गया जिसको संदिग्ध रचनाएं थी, यानी जैसे कुमान रासो, बिचल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ये सारी की सारी क्या थी, ऐतिहासिक रचनाएं थी और इस समय के अकॉर्डिंग संदिग्ध मानी जाती है क्योंकि किसी को इनका फिक्स समय जो पता नहीं है। परिवर्तन और परिवर्धन इतने प्रचुर हुए इनमें कि इनका मूल्य ही दबकर रह गया। यह निश्चित नहीं है कि कहा जा सकता है कि ये जो ग्रंथ है आश्रयदाताओं के समय में ही लिखे गए हो। जरूरी नहीं है कि भी कवियों ने ये राजा के दरबार में रहते हुए लिखे हैं, वो पहले उससे अपने मतलब वातावरण से बाहर या उसके बाद भी लिखे जा सकते हैं, उनके बाद लिखने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। दूसरा पॉइंट इसमें बनेगा ऐतिहासिकता का अभाव, जो कि मैंने आपको बताया इनका टाइम मैच नहीं होता था। कई कवि कहते थे कि इस समय बनाई गई थी, कुछ कहता है इस समय बनाई गई थी, तो इतिहास की कसौटी पर इसको खरा नहीं माना जाता है। पृथ्वीराज को उन राजाओं का विजय भी माना गया है जिन्होंने कई शताब्दियों पूर्व या उनके पहले और बाद में विद्यमान थे, यानी कि अब जो उसके टाइम पे होंगे उन्हीं को तो जीतेगा, वो पहले और बाद में जो राजा रहे हैं उनको कैसे जीतेगा। तो ये भी ऐतिहासिकता का भाव, यानी कि हिस्ट्री को गलत बताया गया है। युद्धों का सजीव वर्णन देकर इसमें बताया गया है, जैसे कि समय पर आने पर जो है हाथ में तलवार लेकर चढ़ना भी जानते थे ये, और इसमें युद्ध में प्रयुक्त आक्रमण की रीतियों का जैसे सजीव विवरण किया गया है। वीर हृदय में आज भी वीरता पैदा करते हैं ये। आंतरिक कलह बाहरी आक्रमण का समय था। आश्रयदाताओं को युद्ध के लिए उत्तेजित करना कवियों का काम था। इसमें 4th पॉइंट है युद्धों का मूल कनक कामनी भूमि, यानी कि युद्धों का मूल कहाँ था, कनक कामनी, यानी कि लड़ाई किस वजह से होती, कनक मीन्स सोना, कामनी मीन्स औरत, और भूमि के लिए लड़ाई होती थी, जर जोरू और जमीन आप कह सकते हैं इसको। तो इसमें जो कवि कभी कभी राजकाज चलाने के लिए धन की उनको आवश्यकता पड़ती थी और युद्ध के मूल में ये तीनों चीज़ें ही कार्यरत थी, यानी इन्हीं तीनों वजह से जो है युद्ध हुआ करते थे। 5th पॉइंट इसमें है संकुचित राष्ट्रीयता, यानी कि अजमेर और दिल्ली के राजा जो थे कन्नौज और कलिंग के समृद्ध होने और उजाड़ जाने पर भी हर्ष और विषाद उनको नहीं होता था। 50 गाँव को ही उन्होंने अपना राष्ट्र जो है देश से समझ रखा था। कवियों की जीविका प्राप्ति के लिए अपने आश्रयदाताओं की संतुति
मुक्त कंठ से की गई, यानी कि खुले रूप से कवियों ने अपने राजाओं को खुश किया है, उनकी स्तुति की है, उनकी वंदना की है। देशद्रोही जयचंद को भी देश प्रेमी कहलाने वाले वीर चारण उस समय थे। छठा पॉइंट है इसमें वीर और श्रृंगार रस का यूज किया गया, आप लिख सकते हो आराम से इसको। तो नारी के रूप का भी वर्णन किया गया है। अब नारी में यहाँ क्या दिखाया गया है कि नारी जो है पुत्र और पति के रूप में नारियाँ वीर पुरुष को पाना अपना सौभाग्य समझती थी, अपने धर्म कर्तव्य का पालन करती थी, और इस तरह से नारी जो है अपने पति को वीर देखने के लिए आतुर रहती थी वीर रूप में। पति युद्ध भूमि में मुड़कर पराजय को स्वीकार करने के लिए वापस आ जाएं अगर, तो ऐसा ना होने पर वो खुद को लज्जित समझती थी अगर वो हार कर आ जाएं। तो इसमें देखिए ये दोहा दे रखा है, भल्ला हुआ जो मारियाँ वहनी हवारा क्वंतु, लजेजम तुम वया सिंह हो जब भगा धरू है। तो मीन्स क्या है, बहन भला हो जो तुम्हारा पति युद्ध में मारा गया, यदि वह भाग कर आता तो मुझे अपनी सखियों से लज्जित होना पड़ता। ये चीज़ें आप डिफाइन जरूर कीजिएगा। इसमें नेक्स्ट देखिए 8वां पॉइंट है इसमें, आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, आप लिख सकते हो इसमें। राजाओं को खुश करने के लिए, सामंतों को खुश करने के लिए कवियों ने उनकी स्तुति की, बहुत सारी बातें उनके बारे में लिखते थे, उनकी वीरता को, उनके सौंदर्य को प्रधान मानते थे। ठीक है, इसमें अगले जो है छंदों का विविधिमुख प्रयोग हुआ था। इसमें जैसे छंद है, जैसे दोहा, त्रोटक, सोठा, छप्पे, गाथा, षटक, रोला, उलाला, इस तरह से इनमें छंदों का प्रयोग हुआ है। अलंकारों का भी प्रयोग हुआ, आप लिख सकते हो इसमें अलंकार जैसे कि इसमें दे रखे हैं, मनोहकति, रसायन, कला, सोनव, इस तरह से अलंकारों को चाहे कम संख्या में हो लेकिन जितने भी अलंकारों का यूज हुआ सजीव और सुंदर यूज किया गया। इसमें उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, इस तरह से रूपक, उपमा, इन जो अलंकारों का यूज इसमें हुआ है। डिंगल पिंगल भाषा का भी इसमें यूज हुआ है। डिंगल पिंगल भाषा का मतलब यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है, यानी कि जिस राजस्थानी भाषा को, ऐतिहासिक साहित्यिक राजस्थानी भाषा को इन्होंने डिंगल नाम से जाना है, और जिसमें ये पढ़ते थे और ऊंचे स्वर में गाते थे वहाँ पे डिंगल भाषा का यूज़ होता था।